चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा और ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है आज की क्लास के अंदर। जो हमारा एक चैप्टर रह गया था उसमें हम सारे टॉपिक खत्म कर देंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के। मतलब आज बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग लगभग 16 क्लास हमने लगाई बिजनेस कम्युनिकेशन करने में, और एक और क्लास लगेगी जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसके बाद ही लूंगा, और उसमें सारा का सारा बिजनेस कम्युनिकेशन जो पीछे हमें एमसीक्यू दे रखे वो सारे खत्म करेंगे। राइट, तो आ जाइए, करा जाए स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे रिपोर्ट। रिपोर्ट दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल रिपोर्ट। अब फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट समझने से पहले हमें बताया गया कि रिपोर्ट क्या होती है, पहले वो समझो। रिपोर्ट के दो पार्ट कर दिए, एक फॉर्मल रिपोर्ट कहा और एक इनफॉर्मल रिपोर्ट कहा। अब कहा कि फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट समझने से पहले रिपोर्ट का मीनिंग समझिए कि रिपोर्ट क्या होती है एक्चुअल में। एक मिनट दीजिए, सॉरी कॉल आ गया था। आइए करते हैं स्टार्ट। तो रिपोर्ट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। अ रिपोर्ट इज राइटिंग। रिपोर्ट कैसे होती है? राइटिंग में होती है। और रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं? टू पास ऑन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद अ क्लियर पर्पस टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। सबसे पहले जब भी कभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके एक टारगेटेड ऑडियंस हो, उनको पास करनी हो इंफॉर्मेशन। और तीसरा, एक क्लियर पर्पस हो आपका इंफॉर्मेशन पास करने का। पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन पास? जब ये तीन चीज होती है तो रिपोर्ट कर बनाई जाती है। रिपोर्ट का मतलब होता है जब भी आप अपने पर्पस को, क्लियर पर्पस को इंफॉर्मेशन के थ्रू पास करना चाहते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को, उस केस के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट में जो राइटिंग आप करते हो उसको रिपोर्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लेटर है, उस लेटर में मैं उस लेटर में मैं क्या लिख रहा हूँ? अपना पर्पस लिख रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ जो मुझे अपने ऑडियंस को शेयर करना है। तो वो लेटर क्या बन जाएगा? रिपोर्ट बन जाएगा। राइट। रिपोर्ट का बेसिक मतलब होता है इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पास करना, क्लियर पर्पस के साथ पास करना और अपनी टारगेटेड ऑडियंस को पास करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर मतलब टारगेटेड। दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियरली स्ट्रक्चर्ड मेकिंग यूज ऑफ सेक्शन हेडिंग सो दैट इंफॉर्मेशन इज टू लोकेट एंड फॉलो। अब जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, क्लियर स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट करा पैराग्राफ बढ़ते चले गए, ऐसा नहीं। एक हेडिंग होगी, फिर सब हेडिंग्स होगी, उसके अंदर कंटेंट लिखा जाएगा। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाया जाता है रिपोर्ट को बनाने के लिए, जिससे जो ऑडियंस इस रिपोर्ट को पढ़ेगी वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए जो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। A report can outline the purpose, audience, problem and issue together with a specific requirement for format or for format। कहता है रिपोर्ट बेसिकली जब कब बनाई जाती है? जब आप अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कोई क्या कहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, उस पर्पज के लिए बनाई जाती है। पर जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे तो स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है अपना अपनाना पड़ेगा। अब कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है वो हमें बताया गया कि हमारे पास 6 टाइप की रिपोर्ट्स होती है। एक है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है, रूटीन रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट। तो 6 तरीके की रिपोर्ट्स होती है। अब ये 6 तरीके की रिपोर्ट्स के आपके पास पॉइंट पॉइंट हेडिंग हेडिंग पढ़ लेनी है आपको। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रेजेंट करता है फैक्ट्स अबाउट अ सर्टेन गिवन एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी नोट एंड सजेशन। देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी आपको दी गई और उस एक्टिविटी के बारे में आप कोई चीजें बताना चाहते हैं, एक एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो, उस काम के बारे में आप जब बताना चाहते हैं किसी को विदाउट एनी सजेशन, उसमें सजेशन नहीं मांग रहे आप, उसमें कोई चीज पूछ नहीं रहे आप, सिर्फ बता रहे हैं। बताना आपका काम है। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में जब आप किसी चीज को बताओगे तो उस केस के अंदर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट काम आएगा। दूसरा पॉइंट, एनालिटिकल रिपोर्ट। Analytical report contain fact and analytical explanation offered by the report himself or may be asked for by one who seeks the report। Analytical report का मतलब आप समझ रहे हो, एनालिसिस करना है यहाँ पर। मतलब रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी जानकारी होगी जो आपको चीजों के बारे में एनालिसिस कराएगा। जैसे कि जब कोई ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं, जब हम किसी चीज के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, किसी फैक्ट के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और रिपोर्ट जब हम बना रहे हैं उसमें हम लोगों से कह रहे हैं अगर आप कुछ कुछ कहना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो उस एनालिसिस के बारे में तो वो भी बताओ। तो ऐसे केस के अंदर एनालिटिकल रिपोर्ट काम आती है।
कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछेंगे एट द टाइम, ठीक है ना। तो पढ़ाते जा रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई बात समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। रिसर्च रिपोर्ट आर यूजुअली बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क कंडक्ट बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब रिसर्च का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन रिसर्च करता है, एक ग्रुप ऑफ अ पर्सन रिसर्च कर रहे हैं। अब जो भी उन्होंने रिसर्च करा उसके रिसर्च के बारे में उन्होंने जो हासिल करा, जो अचीव करा, उस बारे में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च से रिलेटेड जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके बारे में जब आप लिख कर बता रहे हो किसी लोगों को, तो हम रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे। रिसर्च के बारे में बताना। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, पहले स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब होता है कंपलसरी और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब होता है नॉन कंपलसरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो गया? कंपलसरी। ये रिपोर्ट कंपलसरी रिपोर्ट है, जैसे लॉ ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट बनाकर तैयार करनी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओ, कॉस्ट रिपोर्ट बनाओ। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होगा? आप सीए में बनोगे आगे जाकर, तो बेसिकली आपका काम क्या होगा? कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आर मेड टू बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ रूल। समझ में आया ना? लॉ ने कहा है कि ये रिपोर्ट आपको बनाकर हमें जमा करानी है, तो ऐसे में जो रिपोर्ट हम बनाकर जमा कराते हैं, क्योंकि हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉ कहता है ऐसा, लीगल रिक्वायरमेंट है ये, ऐसी रिपोर्ट्स को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ऐसी तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जो लॉ द्वारा कहता है ये बनाकर हमें देनी होगी आपको, तो स्टैट्यूटरी कहते हैं। अब कहते हैं कस्टम नाउ हैज बीन, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, और ये नहीं कह रहा कि आप रिपोर्ट बनाकर, अगर आपकी मन है तो बना लो, हम तो आपको नहीं कह रहे, हमारा कंपलसरी नहीं है कि हाँ आपको बनाना है। सर वॉइस क्लियर नहीं है, बार बार नॉइज आ रहा है। नॉइस कैसा आता है यार? ये क्या हो गया इस माइक को? ये तो टूट गया है माइक, जब से टूटा तब से गति आ रही है। खर हो रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। चलिए मैंने थोड़ा बहुत तो ठीक करा है, जब भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिएगा, कॉल मार देना, ठीक है ना? कॉल कर देना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ नहीं रहा अभी। प्रॉब्लम आए अगर तो कॉल कर देना मुझे। अब बात करते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब समझ आया? लॉ द्वारा कहा गया है कि आपको बनानी ही पड़ेगी रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट है जो बनानी तैयार करनी होगी कंपनी को, तो स्टैट्यूटरी हो गया। अब लॉ ने नहीं कहा तो नॉन स्टैट्यूटरी हो गया, सिंपल है। रूटीन रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सबमिट periodical ऑन मैटर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन रिपोर्ट में क्या होता है? आज क्या करा, आज कितना काम किया, उसके बारे में बताओ जरा, रिपोर्ट दो। कहते हैं ना कि आज का काम क्या करा है आपने, रिपोर्ट दीजिए इसके, आज का क्या है, कल का क्या रिपोर्ट है, कल क्या करा था, आज क्या करो, कल क्या करोगे। रेगुलर बेसिस पे जब आप रिपोर्ट मांगती है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने काम रेगुलर बेसिस पर करा है उसको रूटीन रिपोर्ट, नाम में आ रहा है रूटीन, रेगुलर देनी है आपको। स्पेशल रिपोर्ट आर स्पेशली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और सबमिट फॉर मैटर ऑन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर जो नेचर की क्या प्रॉब्लम या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कब डिसाइड करता है। पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हिंट कर जाएगा ये की रिपोर्ट है ना? कहीं 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 सबसे पहले इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल, रिसर्च, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, रूटीन और स्पेशल रिपोर्ट। अब फॉर्मल रिपोर्ट क्या है, इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा करनी नहीं है। इसमें बस आपको फॉर्मेट बताया गया कि क्या क्या लिखना होता है। जैसे कि इधर क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट, रिपोर्ट दैट आर प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर टू प्रॉपर अथॉरिटी। वॉइस नहीं आ रहा।
बीच बीच में मूव करते तो वॉइस खराब हो जाती है। अच्छा, तो माइक हिल रहा है, कहानी ये हो रही है। अब बताइए, अब ठीक है क्या? काम कर। अब मुझे बताइए, अब ठीक है क्या वॉइस? मैंने ना अब क्या करा है, ये हटा दिया है। आवाज़ तेज आ रही है, स्लो आ रही है, वही बताना मुझे। अब मैं मूव कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताइएगा, आवाज़ सही, तेज, खर खर कुछ हो रहा है ऐसे? क्योंकि वो जो मैंने ये पॉइंट था वो हटा दिया है। ये जो ये ना क्या हो गया, यहाँ से टूट गया है ये, जैसे टूट गया, तो इस वजह से शायद ये आवाज़ कर रहा है। ये तार हिल रही है, तो यही हटा दिया मैंने अब वायर। अब मुझे बताइए, अब ठीक है क्या? चलिए, आवाज़ सही आ रही है ना? स्लो तो नहीं है? नहीं तो फिर मैं तेज़ करूँ? सही है? चलिए जी, आ जाइए, दोबारा आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार। मैं क्या करूँ यार, मेरी गलती नहीं है। चलिए, तो फॉर्मल रिपोर्ट क्या कहता है, जब आप कोई भी रिपोर्ट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाते हो, उसको फॉर्मल, आपको समझ, फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क आपको पहले ही बताया था। फॉर्मल मतलब हर एक चीज प्रॉपर वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उसको फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल मतलब कैसे भी, है ना? तो फॉर्मल के बारे में कह रहा है, रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जो बनाई जाती है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू सम एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोसीजर है रिपोर्ट बनाने के, उन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रिपोर्ट बनाई जाती है। ऐसी रिपोर्ट को फॉर्मल रिपोर्ट कहा जाता है। अब फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? फॉर्मल रिपोर्ट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिपेयर इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पहले से ही डिस्क्राइब करा गया हो, पहले से ही बता रखा हो कि हाँ ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बनानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट सर्कुलेट टू टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव और आउटसाइड दी पार्टीज, नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ राइटिंग, फॉर्मल रिपोर्ट इन राइटिंग इनफ्रीक्वेंटली, जितना मर्जी लिख सकते हैं, राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज ऑफ विजुअल एड, ये नो नीड टू लर्न, इनको याद करने की और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे वो नहीं पूछेगा कि फॉर्मल रिपोर्ट, अभी हम एमसीक्यू करेंगे ना, एमसीक्यू करेंगे, कहीं पर भी एमसीक्यू में अगर आ गया फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर के कंटेंट के बारे में डिस्कशन करो, तो फिर मैं इसको वापसी आगे यहाँ पर पढ़ाऊंगा। हालांकि जहां तक मेरे को लगता है 90% चांस मेरे को लगता है अंदर का कंटेंट नहीं पूछेगा फॉर्मल रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि इसमें कोई एमसीक्यू बनने लायक है नहीं। एज अ टीचर अगर मैं टेस्ट ले रहा होता तो मैं कभी अंदर के कंटेंट आपसे नहीं पूछता, क्योंकि इसमें बनाने लायक कोई चीज, पूछने लायक कोई चीज है ही नहीं। फॉर्मल रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो अंदर के कंटेंट को नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है दोस्त, फिर भी हम एमसीक्यू करेंगे अभी, पिछले अगली क्लास में एमसीक्यू में देखेंगे। अगर कहीं पर भी एमसीक्यू में फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर कंटेंट के बारे में पूछेगा, हालांकि नहीं आएगा, पूछता है तो वापसी आऊंगा, पहले ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो समझाऊंगा। राइट, अभी के लिए हम इसको लीव करेंगे और आप भी लीव करेंगे। इनफॉर्मल रिपोर्ट और इसके बारे में अंदर का कंटेंट कि क्या क्या होता है, लेंथ कैसी होती है, ये कैसा होता है। ये इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है शॉर्ट इन साइज, इनफॉर्मेटिव साइज में छोटा होता है, और जबकि फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो साइज में लार्ज होता है। ये पूछ सकता था। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम टॉप लेवल या बाहर की पार्टी को करते हैं, और इनफॉर्मल रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? शॉर्ट रिपोर्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर घूमता है, ये बाहर नहीं जाता। प्रॉब्लम क्या है? इनफॉर्मल रिपोर्ट डील विद लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिक्यूरिंग प्रॉब्लम, मतलब रेगुलर बेसिस में जो प्रॉब्लम्स आती है दिन पर दिन, उनके बारे में डिस्कशन होता है फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। जबकि फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मल रिपोर्ट डील विद अ कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो होती है, और जो रेगुलर बेसिस की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब रेगुलर बेसिस में जो प्रॉब्लम हो रही है वो इनफॉर्मल रिपोर्ट डील करता है, पर जो प्रॉब्लम कभी कभार आती है, वंस इन अ टाइम आती है, उन प्रॉब्लम में डील करता है फॉर्मल रिपोर्ट्स। आओ जाओ, पढ़ा ही दिया, आप क्या इसमें डिस्कशन करना।
पर्पस क्या है? फॉर्मल रिपोर्ट का राइटिंग का है मैनेजमेंट की हेल्प करना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है फॉर्मल रिपोर्ट, पर्पस ये है। अच्छा, इनफॉर्मल रिपोर्ट का पर्पस क्या है? मेन पर्पस इनफॉर्मल प्रेजेंट फैक्ट इन असिस्ट मैनेजर मेकिंग डेली बेसिस बिजनेस। मतलब असिस्ट मैनेजर कौन होता है? किसी कंपनी का सबसे पहला मैनेजर जो होता है वो असिस्ट मैनेजर होता है, सबसे कम पोस्ट होती है। फिर धीरे धीरे बढ़ता है डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इस तरीके से पड़ता है। असिस्ट मैनेजर फर्स्ट पोजीशन होती है मैनेजर की, उसके नीचे जूनियर होते हैं। तो असिस्ट मैनेजर डेली बेसिस पर जो काम करता है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो इनफॉर्मल के अंदर आती है। किस तरीके से है? इनफॉर्मल रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड विथ नो प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म or according to the establishment procedure and neither for authority are said to be in a formal report. It is the opposite of formal report. तो कहता है फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, जरा बताओ? प्रिस्क्राइब फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ना, और एक वेल स्ट्रक्चर होता है, हाईली स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट में बनाया जाता है। इसका उल्टा ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं होगा, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, डेली बेसिस पर जो काम कर रहा है उन बेसिस पर जो रिपोर्ट बनाएंगे इनफॉर्मल के अंदर आया है ये। ठीक है सर, तो ये कुछ डिफरेंसेस है इसके अंदर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल रिपोर्ट में डेली बेसिस के रिलेटेड जो काम होते हैं वो इनफॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं उसके बेसिस पर, और जो वंस इन अ टाइम होता है, कभी कभी होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो इन्फॉर्मेशन, उनके लिए फॉर्मल रिपोर्ट बनती है जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में की जाती है। ये कुछ सैंपल है रिपोर्ट कैसे बनानी है। देखो ऐसे पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा, इस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर दी भाई, ऐसे ऐसे जानकारी दे दी। ये फॉर्मेट है, बस आपको देख रहा है ये फॉर्मेट है कि किस तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। पैराग्राफ वाइज प्रेजेंट कर दी किसी इवेंट की। ठीक है दोस्तों, बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। अब आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट, बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। कौन कौन से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक है हमारा बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक हमारा बिजनेस प्रपोजल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक है इनहांसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, इसको जरूरी नहीं है करना, इनहांसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, नो नीड टू लर्न। चलिए, तो बिजनेस खत्म ही हो गया है तो लगभग लगभग। बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, आपने कभी वर्ड चलाया? वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाया आपने? वर्ड, वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, वहां काम आता है ये बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। A formal business document is an official document that provide statistics, research, information, and other pertinent element to assist decision maker in developing strategy and objective or benefit of the organization. बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। तो बिजनेस रिपोर्ट किस के लिए बनाई जा रही है? स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और ऑब्जेक्टिव या फिर बेनिफिट को ढूंढने के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसके लिए। किस चीज के बारे में होती है बातें? रिसर्च के बारे में कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। तो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में डील कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और अदर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वीडियो ब्लर हो गया, अरे वो नेट की वजह से हो गया। अब इसमें मेरी गलती। वर्षा जी, नेट डलवाओ, पतिदेव को ऑर्डर दो कि मेरे में नेट पैक डलवाए। A formal business report could be several page length, future of lots of data, information depending on the topic। ये कह रहा है जो फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है ना, फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट लेंथ में बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ डाटा, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। किस तरीके से कह रहा है? लेंथ लेंथ ही बहुत ज्यादा, सेवरल लेंथ होती है, बहुत सारे डाटा इसके अंदर फीचर्स की जाते हैं, ये सब चीजें। वाईफाई है सर, तो क्या वाईफाई नहीं हो स्लो हो सकता? ऐसे क्यों कहते हो वर्षा जी, वाईफाई भी तो स्लो हो सकता है। चलिए, तो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आता है कवर पेज, कंटेंट।
एग्जीक्यूटिव समरी, सेक्शन एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इतनी बड़ी बनती है बिजनेस रिपोर्ट्स। देख लो, पहले कवर पेज आएगा, कंटेंट की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव समरी की बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तब जाकर ये 5 ये जोड़कर तब जाकर एक फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट बनता है। सबसे पहले आता है कवर पेज। अब कवर पेज जैसे सैंपल में देख लो, कवर पेज इस तरीके से होता है कुछ, इसके बारे में आपको किस चीज़ की रिपोर्ट है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023-24 की, है ना, ये भी बिजनेस रिपोर्ट हो गई। उसमें इंडेक्स दे दिया आपने, कहाँ बैलेंस शीट है, कहाँ पीएनएल अकाउंट है, आप रिलेट कर पाओगे, समरी दे दी। तो इस तरीके से आपके पास आ गया एक कंटेंट, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर डालना है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मेन पर्पस क्या होता है, पर्पस बताना रिपोर्ट का, ठीक है ना। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, देख लो, फिर हम पढ़ते हैं इसको। फिर टॉपिक्स और सेक्शन, टॉपिक 1 पहले पेज का टॉपिक ये रहा, दूसरे पेज का ये रहा, तीसरे पेज का ये रहा, इस तरीके से टॉपिक और सेक्शन वाइज डिवाइड होती है। फिर इन्फॉर्मेशन दे दो, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि हाँ ये टॉपिक का कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो यहाँ है। इस तरीके से डिवाइड होती है। तो आइए एक बार पढ़ते हैं, मैं तो दिखा रहा था आपको, ये पढ़ रहे हैं। कवर पेज का क्या मतलब है, द फर्स्ट एंड मोस्ट crucial element of business report is it is a cover page which tells the reader what a report is about and who wrote the report। कवर पेज का मतलब होता है कि रिपोर्ट क्यों बनाई गई है, किस पर्पस के लिए बनाई है और किसने रिपोर्ट बनाई है। आप ये रिपोर्ट देखोगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर क्या 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 डिटेल हो सकती है। तो कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसके अंदर जैसे आप बुक देखते हैं तो बुक में आप सबसे पहले इंडेक्स पढ़ते हैं ना, कि भाई मेरे पास कौन कौन से चैप्टर है, कोई चीज। कवर पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बुक के अंदर के बारे में जान सकते हैं, हेडिंग जान सकते हैं कवर पेज से, क्या पर्पस है रिपोर्ट का, क्यों बनाई गई है, किस रिलेटेड रिपोर्टेड है और किसने रिपोर्ट बनाई है, इस चीज के बारे में। कंटेंट, अब बिजनेस रिपोर्ट मस्ट हैव अ इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज बहुत जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा भी इंडेक्स से कि हाँ कौन सी चीज रिलेटेड मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन से नंबर पेज में मिलेगी। आपको पता है इंडेक्स के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Which tell the reader about the title of topic covered in the report. It provide a quick glances and opinion on the nature and content of the report। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो वो ढूंढते रह जाएगा कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है। इंडेक्स होगा तो वो टाइटल देखेगा और वहां जाके पेज नंबर होगा, उस जगह पे जाके चले जाएगा। इंडेक्स का बहुत यूज है। तो कंटेंट में आपके इंडेक्स के बारे में बात करें। एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में क्या बोला, एन एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड अ कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट पर्पस। देखो मैं कह रहा था ना, पर्पस एज वेल एज रिपोर्ट मेन फाइंडिंग, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। तो यहां पर क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर हम सबसे पहले रिपोर्ट का पर्पस बताते हैं, रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स बताते हैं, रिपोर्ट्स क्या बता रहा है, रिपोर्ट्स का रिकमेंडेशन और रिपोर्ट्स का कंक्लूजन बताते हैं। द समरी इज यूजुअली हाफ पेज और लेस इन अ लेंथ होती है, डज नॉट इंक्लूडिंग एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। समरी के अंदर जो चीज लिखी होती है उससे रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने कोई चीज समरी के अंदर लिखी, अब ये चीज सही है या गलत है, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए ना, समरी में नहीं चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी में जो चीज आप लिखेंगे उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये शॉर्ट होता है, लेस होता है, हाफ पेज में इतने में समरी। समरी का मतलब ही यही हुआ ना, लॉन्ग चीज को शॉर्ट में लिख देना, है ना। सेक्शन, to make your report easier to grasp and follow from one issue to next, divide into chunks of related content in a form of section। अब सेक्शन के फॉर्म में रिपोर्ट्स को बनाना, कि सेक्शन ये ए क्या कहता है, इस बारे में डील करता है, सेक्शन बी इस बारे में डील कर रहा है, सेक्शन सी इस बारे में डील कर रहा है। तो रिपोर्ट को जितना आप सेक्शंस में बांटते हैं उतना रिपोर्ट बहुत इजियर हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और लोगों को पढ़ने में भी मजा आता है, नहीं तो फिर बोर हो जाएंगे तो सारा पढ़ के। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या कहता है, इफ द रिपोर्ट कंटेन लॉट्स ऑफ रिसर्च डाटा या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, चार्ट, रिव्यू, ग्राफ्स, ड्राइंग्स, पुट देम इन अपेंडिक्स। If they are only supporting document, the reader might desire after they have read the report to verify your claim, including them on a page where you make your remark if they are important to demonstrate a point। Supporting document के अंदर basically हम क्या करते हैं, रिपोर्ट के अंदर कुछ जो भी डाटा आपने लिखा है, लॉट्स ऑफ डाटा, जो भी रिसर्च के बारे में लिखा है, डाटा के बारे में लिखा है, रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा है, चार्ट बनाया, रिव्यू बनाए, ग्राफ्स बनाए, डायग्राम बनाए, पूरे रिपोर्ट के अंदर जो भी आपने लिखा है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप वेरीफाई कर पाओ, भाई मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा, कहीं से तो देख के लिख रहे होंगे, कहीं से तो चीजें होगी, ऐसे तो नहीं हवा में लिख दिया आपने, कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना इसका, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा। आपने कहा भाई मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो कहाँ तो हुआ है प्रॉफिट, वो उसके लिए पीएनएल अकाउंट दिखाओगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो होते हैं, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन वो होती है कि वेरीफाई करने के लिए आप सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन लगाते हैं वहां पर।
ये है मेन कंटेंट। सिंपल है यार, इजी है ये। आपको हेडिंग पढ़नी है और लिखना तो है नहीं, देखिए इजी। यही बिजनेस कम्युनिकेशन मुश्किल तब हो जाता आपके लिए जब आपको याद करना पड़ता। जब आपको ये याद करना पड़ता ना, आपको कहते हैं एक एक लाइन पढ़ने के बाद इसको याद करना पड़ता ना, तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती चीजें। तब आप कहते हैं अरे यार इसको सबको याद भी करना है। अभी आप इजीली आप इसको हैंडल कर रहे हो। आपके दिमाग में क्या है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, समझना है, बस याद नहीं करना। तो ये है, तो इजीली आप चीजों को समझ ले। जब कहानी याद करने की आ जाती ना कि हाँ मुझे इनको याद भी करना होता, तो मौत आ जाती, तो मौत आ जाती भैया सही में। बिजनेस प्रपोजल। A business proposal is in a written document sent to a prospective client to obtain a specific job. A business proposal in a writing proposal present from a business that intend to client business from prospective buyer. It is a unique because it contain a lots of figure and statistics represented by a pie chart and diagram. बिजनेस प्रपोजल क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है, ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जब किसी क्लाइंट को या किसी बायर को अपनी रिपोर्ट भेजकर उसको प्रपोजल देना, ऑफर देना। प्रपोजल मीन्स ऑफर ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब भी कभी बिजनेस के अंदर आप किसी को प्रपोजल देते हैं, ऑफर देते हैं, तो ऑफर में देखिए एक्चुअली में ऑफर कैसे दिया जाता है वो ये सिखा रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर कैसे देता है, क्या तुम मेरी कार खरीदना पसंद करोगे, क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे, क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे 1 लाख, ऐसे तो ना ऑफर देते हैं। ये तो समझाने के लिए था, वहां पर ऐसे बताया गया था आपको, समझाने के पर्पज से। पर ऑफर देने के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट से बनाया जाता है कि हाँ भाई हम आपको एक बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, अपने ऑफर से रिलेटेड, अपने ऑर्डर से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं। तो वो एक रिटर्न में होता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। तो बिजनेस प्रपोजल कहाँ काम आता है, जब आप किसी को ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं, किसी क्लाइंट को, बायर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी आपके साथ जिसका आप ऑफर देना चाहते हैं, वो एक राइटिंग में होगा और उसी राइटिंग डॉक्यूमेंट को बिजनेस प्रपोजल कहा जाएगा। लाइक जॉब ऑफर, वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है वर्षा जी, लाइक जॉब ऑफर वो भी एक बिजनेस प्रपोजल होता है। अब बिजनेस प्रपोजल के कुछ फीचर्स है, कहता है सोल्यूशन, बेनिफिट, क्रेडिबिलिटी, सैंपल और टारगेट। टारगेट अभी क्या हुआ था, मेरी ना वेबसाइट बनाई थी मैंने पहले। मेरा एक जीता जाता एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी पहले अपनी, दीपक क्लासेस के नाम से। वो वेबसाइट बहुत स्लो होती थी। तो किसी एक कंपनी है टेक हैंड करके, उन्होंने क्या करा, उन वेबसाइट को देखा, मेरी वेबसाइट देखा और कहा ये तो बहुत स्लो है। तो टीचर से बात किया जाए, तो उन्होंने मुझे मैसेज करा पहले। उन्होंने मैसेज मुझे करा कि सर आपकी वेबसाइट ना बहुत स्लो है, बच्चा आएगा आपकी वेबसाइट को देखेगा, वो इतने देर तक रुकेगा नहीं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं भाई, कोई अपना टाइम क्यों गवाएगा, आपने वेबसाइट पे क्लिक करा, कट। अब वो ब्राउज करा, चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा है, इतने में आप बैक कर दोगे। कह रहे सर आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए। तो आपकी वेबसाइट का सोल्यूशन ये है कि हम अगर आपको वेबसाइट बना कर दे, तो पहला सोल्यूशन ये है कि आपकी वेबसाइट जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगी और बहुत सारे फीचर्स हो जाएंगे। सोल्यूशन, after writing a lead paragraph on the company problem, follow up with a solid presentation how your business can provide solution. सेकंड जो कंपनी है जिन्होंने अब मैंने अपनी वेबसाइट उन्हीं से बनवा ली, तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से सोल्यूशन दिया कि सर हमारी वेबसाइट का एक डेमो ले आओ आप। ये देखो हमने वेबसाइट बनाई है, ये देखिए पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक करा एकदम ही खुलती थी वेबसाइट। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। स्ट्रक्चर वेबसाइट का देखना, मैंने कहा और भी अच्छा है। अब देखो मैं अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं, अगर मैं आपको अभी वेबसाइट दिखाऊं, तो आप सर्च करेंगे, सर्च करिए दीपक क्लासेस। कुछ भी आ जा रहा है यार। देखो पहले नंबर पे आती है, देख रहे हो आप, फर्स्ट नंबर पे आती है ये वेबसाइट दीपक क्लासेस। दीपक क्लासेस लीडिंग ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए स्टूडेंट इन इंडिया, वी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सीएमए मॉड्यूल स्कैनर एंड यूनिक, इस तरीके से। इस तरह पहले नंबर पे आपका दिख जाएगी वेबसाइट, ये रही। ये किसी और की वेबसाइट है, ठीक है। ये देखो मैं गूगल पे दिखने लगा, देख रहे हो आप, हैंड फ्लोइंग, ठीक है। ये ऐप भी मेरी वाली होगी यहाँ, आई थिंक। देखो
दीपक क्लासेस CMS सर्च करा हुआ है लोगों ने। दीपक क्लासेस ऐप में सर्च करूं, देखो ये क्लिक करोगे ऐप मेरी आएगी, क्लिक करूं, देख रहे हो फैन फॉलोइंग तुम, गूगल पे सर्च करो बस, हाथ में आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो, ये तो गूगल नहीं है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं क्या खोल के रहा है, यही गूगल क्रोम में खोलता ना। तो अब आया गूगल, गूगल भाई साहब जरा सर्च करो दीपक क्लासेस, अब देखो, अब लाइन से दिखाएगा वो, पहली वेबसाइट, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा यूट्यूब चैनल, चौथा गूगल प्ले स्टोर, पांचवा इंस्टाग्राम चैनल और छठा फेसबुक चैनल। तो दीपक क्लासेस लिखते ही, दीपक क्लासेस लिखते ही आपको पहले 6 पेज पर मेरा ही डाटा मिलेगा। देख रहे हो आप, पहले आपको वेबसाइट मिली, ठीक है, फिर ऐप का लिंक मिल गया, ये ऐप के बारे में बता दिया, फिर यूट्यूब लिंक मिल गया, फिर गूगल प्ले स्टोर का ऐप का लिंक मिल गया डाउनलोड करने के लिए, ये इंस्टाग्राम हैंडल मिल गया दीपक क्लासेस का, ये फेसबुक चैनल मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि ये बताइए ये कैसे आता है गूगल पे, जब आप रेगुलर बेसिस पर 2018 से यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो डालता हूं मैं, रेगुलर, हफ्ते में एक दो वीडियो, 2-3 वीडियो डलती है। 2018 से रेगुलर हूं मैं, कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इस वजह से ये दिख रहा है, अदरवाइज किसी और का इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों के अंदर। ये बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी अपने काम को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत जरूरी होना चाहिए कंसिस्टेंसी, ये बहुत, मैंने रेगुलरली अपलोड करता हूं, आप देखो रेगुलरली, अकेला टीचर हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में, अकेला ही हूं, अकेला पढ़ाता हूं मैं। और बाकी अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट की बात करें वहां पर टीचर्स है, टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर वीडियो डालते हैं, तब भी उनकी वीडियो मेरी वीडियो से बराबर नहीं कर सकते। 1200 वीडियो डाल रखी है मैंने यूट्यूब पर, 1200 वीडियो 1-1 घंटे की। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि और टीचर बेकार है, बेकार है, टीचर बेकार है कुछ की नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि मैं कंसिस्टेंसी रहा अपने काम को लेकर। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर जब कंसिस्टेंसी होंगे ना तो आप दिखेंगे हर जगह, ये कहने का पर्पज था। इसलिए उन्होंने टेकहंट वालों ने कहा कि सर आपकी वेबसाइट बड़ी छोटी है, बड़ी स्मॉल, मतलब छोटी कह रहा हूँ, आपकी वेबसाइट बड़ी बेकार है, बहुत स्लो खुलती है, क्लिक करो तो देखते रह जाएंगे, खुलती नहीं है। अभी आप वेबसाइट दिखा ही रहा था मैं आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार, हाँ इस पर दिखा रहा था क्रोम पे, तो वेबसाइट पहले नंबर पर वेबसाइट ही है, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही खुल गया देखो। अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर इस पे करूंगा, इंटर में करूंगा क्लिक, न्यू सिलेबस पे करूंगा, क्लिक पे खुल रहा है, पहले नहीं खुलता था ऐसे, जब मैं किसी और प्लेटफॉर्म की वेबसाइट यूज कर रहा था तब नहीं खुलता था। अब क्लिक करते ही डाटा खुल जाता, क्लिक करा खुल गई, देखो इतनी फास्ट बना दी उन्होंने, हालांकि उन्होंने पैसे लिए, लूट लिया मुझे, लूट लिया, मजाक कर रहा हूँ, तो उन्होंने फास्ट बना दी। तो पहले उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया, पहले क्या दिया उन्होंने मुझे, सोल्यूशन, प्रपोजल लगा ना अपना, सीधा प्राइस तो नहीं बताया। उन्होंने कहा सर हमारी वेबसाइट चेक करो, आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी वेबसाइट। तो पहले उन्होंने क्या मुझे दिया, सोल्यूशन, सोल्यूशन दिया उन्होंने पहले मुझे, सर देखिए आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है, क्लिक करते खुलती नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा बाई करता है क्लास नहीं मिलती, अब वेबसाइट से जाके बाई करो, क्लास ऑटोमेटिकली मेल पर आएगी आपको, पहले मैनुअली भेजना पड़ता था मुझे। तो बहुत सारे फीचर्स दिए उन्होंने, तो मुझे पहले सोल्यूशन बताया, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है यार, मजा आ गया, फिर आगे बात कर। अब उन्होंने मुझे अपने बेनिफिट बताना चालू करे, पहले सोल्यूशन क्या बताया कि भाई आपकी जो स्लो वेबसाइट है उसको फास्ट कर देंगे, मैंने कहा ये तो मजा आ गया। फिर दूसरा स्टेप उनका था, टेकहंट वालों का, जो मेरी कंपनी है जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, उनका दूसरा पॉइंट था सर हमारे वेबसाइट में बेनिफिट्स देखो क्या क्या है। बच्चा बाई करेगा, दिखाता हूँ आपको, अरे यार जैसे मैंने बाई कर दिया, मैं आपको दिखाता ना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब भी बच्चा कोई क्लास खरीदेगा, जब भी बच्चा, मान लो जब बच्चे ने ये वाली क्लास खरीदी, इस पर क्लिक करा, ये आ गया। अब सबसे पहले ये मेरी पहले वेबसाइट में नहीं आता था, अब बच्चों को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन। पहला बेनिफिट उन्होंने बताया कि सर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, बच्चों को गूगल ड्राइव सॉफ्ट कॉपी, गूगल ड्राइव कॉपी, पेन ड्राइव हार्ड कॉपी चाहिए। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, ये वैलिडिटी सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद वो डिटेल दे सकता है कि सर ये जून 2000 दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है, 180 घंटे की लेक्चर है, मैंने बिल्कुल रियल लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल एक बार मैं अपनी क्लास ले रहा था, हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पर ना बहुत झोल करते हैं,
बहुत झोल कर है यहाँ पर। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, एक दिन मैं अपनी क्लास ले रहा था फाइनल की तो मैंने अभी क्लास ली नहीं, इंटर की बहुत पहले के टाइम में इंटर की क्लास ले रहा था, किसी वेबसाइट से ली मैंने, वेबसाइट से क्लास बाई करी, यहाँ लिखा था 60 घंटों में कोर्स कंप्लीट। अच्छा, मैंने कहा ये तो बढ़िया है यार, क्लिक करा 160 घंटे निकले वो। मैंने कहा लगा रहा वन लगाना भूल गए थे वो। तो बच्चों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया जाता है कि कम घंटे लगते हैं तो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है, अरे यार कम घंटे में कोर्स हो रहा है, और यहाँ पर 100, अच्छा देखो मैंने यहाँ पर 180 लिखा है, मतलब ये कौन सी क्लास है, लॉ एंड एथिक्स की, लॉ एंड एथिक्स मतलब इंटर का लॉ 180 घंटे में कंप्लीट होगा, ऐसे लिखा हुआ है। इतना ही है भाई, मैं क्या करूं। अब वहां लिखा होता है जी 70-80 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चा वहां घुस जाता है। तो ये अट्रैक्ट करने की चीज होती है, पर मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी है, 180 घंटे अनलिमिटेड, इस तरीके से डिटेल दे दी। ये डिटेल पहले नहीं आती थी, तो ये बेनिफिट्स दिए मुझे, किसने दिए, उन कंपनी ने मुझे दिए। तो पहला प्रपोजल लगने से पहले उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया, फिर उन्होंने मुझे दिए बेनिफिट्स कि सर हमारी बेनिफिट्स है, हमारी वेबसाइट के अंदर ये फीचर्स आपको मिलेंगे प्रपोजल। अब तीसरा है क्रेडिबिलिटी थी। अब तीसरा क्या है, क्रेडिबिलिटी। दिस इज ऑफ्टन दैट ओवरलुक पोर्शन ऑफ बिजनेस प्रपोजल बट ओवर प्रपोजल ग्लो विथ क्रेडिबिलिटी। मतलब क्या हुआ, एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है मुझे। हाँ जी, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट बिल्डअप करना। टेकहैंड वालों ने ट्रस्ट बिल्डअप करा मेरे को, जो कंपनी है जिन्होंने वेबसाइट, मैं उनको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, हालांकि आपको प्रमोशन करके क्या हो जाएगा, आपको उतना वेबसाइट बनानी है, बट फिर भी मैंने कहा कि भाई उन्होंने मुझे क्या करा, क्रेडिबिलिटी दी भाई, उन्होंने मुझे ट्रस्ट बिल्डअप करा, मेरे से बिलीव रखा, ट्रस्ट रखाया, मेरे को ट्रस्ट दिलवाया कि सर हमारी वेबसाइट पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, बिजनेस प्रपोजल है, कम फीस भी लेंगे, कम प्राइस मेंटेनेंस चार्जेस होगा, बढ़िया से काम करेंगे, अच्छी वेबसाइट पर आप पे वर्क करेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिबिलिटी दी उन्होंने मुझे, ट्रस्ट बिल्डअप कराया, और मैं ट्रस्ट हुआ। फिर सैंपल दिया मुझे, बिजनेस प्रपोजल विद सैंपल एविडेंस ऑफ वन ऑफ द एबिलिटी डिलीवर। अब मैं कैसे मान लूं कि भैया तुम्हारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, तुमने तो इतनी सारी बात है कि हमारी वेबसाइट फास्ट होगी, ये होगी, मुझे सैंपल तो दिखाओ। अब उन्होंने मुझे किसी, जो इन्होंने वेबसाइट बनाई थी उसका एक लिंक मुझे भेजा कि सर ये चेक करो, मैंने चेक करा, अब देखा जो जो चीजें बोल रहे वही है क्या, मैंने कहा हाँ, सैंपल दिया। अब टारगेट क्या है, प्रपोजल देना, कम्युनिकेट करना, स्पीकिंग लैंग्वेज स्पोकन बाय द इंटेंट ऑडियंस। फिर उन्होंने मुझे, टारगेट तो मैं था ही, टारगेट तो मैं था ही उनका, क्योंकि मैं ही तो टारगेट ऑडियंस हूँ उनका, उन कंपनी उन वेबसाइट वालों का, टारगेट ऑडियंस में ही था। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि हाँ सर ऐसे ऐसे हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे सालाना, और ये आपका कुछ हिस्सा भी रहेगा हमारा, इस तरीके से परसेंटेज बेसिस पर उन्होंने मेरे से काम करा। तो इस तरीके से होता है बिजनेस प्रपोजल। बाकी ये नो नीड टू लर्न, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेकार। इन्हांसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अगर कुछ मुझे लगे कि हाँ यार ये पढ़ाने लायक, मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम रोल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली कम्युनिकेशन वर्क, तो लाइक टेक्स्ट मैसेज, लेटर, प्रेस रिलीज, पोस्ट, राइटिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब रिलेटेड स्किल, इट मोर देन दैट, इट पार्ट ऑफ। देखिए ये ना राइटिंग स्किल की इन्हेंसमेंट की बात कर रहा है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो कहेगा कि देखो, ओरल और राइटिंग कम्युनिकेशन आज के टाइम में इतना जरूरी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये भी हो गया है कि टेक्स्ट मैसेज करना, मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, बिजनेस लेटर के थ्रू, प्रेस रिलीज के थ्रू, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करना लोगों को। इस तरीके से आप अपनी राइटिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, सिर्फ रिटर्न में या ओरल में लिखकर नहीं, इन अलग अलग वे ऑफ मेथड से भी आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, और तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये सब चीजें बता रहा है इसमें तो, बाकी इतना जरूरी है नहीं। हाँ, कहता है जब भी आप कभी भी राइटिंग स्किल करते हो,
राइट करते हो कि लिखते हो, तो लिखने से पहले आप पहले सोचो कि क्या लिखना है। आपको गुस्सा आ रहा है, अब वर्षा को गुस्सा आ रहा है, सर आप बताता हूँ अभी। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग द थॉट्स, थॉट्स मतलब पहले सोच लो, पहले सोच लो कि आपको लिखना क्या है। राइटिंग स्किल में पहले सोच लीजिए आपको लिखना क्या है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ोगे नहीं तो चलेगा, पर फिर भी एक थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपसे साझा करता हूँ। कह रहा है लिखने से पहले सोचो कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर राइटिंग आइडिया मेकिंग की पॉइंट हेल्प इन राइटिंग प्रोसेस स्मूथर एंड लीड टू अर्लियर। आप फॉर एग्जाम्पल जब आप पेपर में एग्जाम में लिखते थे तो पहले आप सोचते थे ना कि मुझे क्या लिखना है, फिर आप ये सोचते थे कि यार मैं कैसे लिखूं इसको। पहले आप लिखने सोचते, आप आंसर याद सोचते थे, यार आंसर क्या था इसका, अच्छा ये आंसर था। लिखना कैसे, पॉइंट वाइज लिखना है, सेक्शन वाइज लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, कैसे लिखना है वो। फिर आप रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज बेस्ड ऑन अ ग्रोइंग लॉट्स ऑफ। मान लो आप नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाते जब आप कहीं लिखते हो तो आप अलग अलग बुक्स अलग अलग मटेरियल का यूज करते हो लिखने के लिए। मैं नोट्स बनाता हूँ, जब मैं खुद के जब नोट्स बनाता हूँ तो अलग अलग चीजों को देखकर हर एक चीज रिसर्च करके तब अपने नोट्स बनाता हूँ। तो एक नहीं कि एक ही बुक से उठा के छाप दिया, अलग अलग चीजें से बनाकर, ठीक है। सिंपल वर्ड और फेसेस, आप हमेशा देखिएगा बुक की लैंग्वेज और नोट्स की लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो आपको इजी में समझ में आता है क्योंकि वो खुद की लैंग्वेज होती है, और जब बुक का पढ़ते हैं वो एक इंग्लिश अल्ट्रा लेवल इंग्लिश होती है, वो समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल वर्ड और फेसेस का यूज करें, प्रैक्टिस करें। अवेयरनेस अबाउट ऑडियंस के बारे में बताइए। भेजने से पहले उसको रीड कर लो एक बार जो आपने लिखा, फिर भेज दो और फिर फीडबैक ले लो जो लिखा। ये सब चीजें हैं, पर मेरे हिसाब से आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो चले, ठीक है सर। इसको जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। जितने सारे इंपॉर्टेंट था सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, सब मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ नहीं बचा बताने लायक। और अब मुझे बस और क्या कराने हैं, सिर्फ एमसीक्यूज के कराने हैं जो मैं आपको लास्ट में, इसके लिए हम इतना सब पढ़े। कितने एमसीक्यू है, 40 41 42 43 44, सारे रटवा दूंगा, सारे टिप्स पे टिप्स पे याद करवा दूंगा सारे के सारे। 44 के एमसीक्यू 3 बार कराऊंगा, 3 बार एक ही क्लास में 3 बार एमसीक्यू करेंगे, और तीसरी बार में आपको रट जाएंगे सारे एमसीक्यू। पेपर में यहीं से आएगा, पेपर में यहीं से आएगा, क्योंकि और कोई मटेरियल अभी है नहीं इसका। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, आप जरूर याद करिए, इसको पहले फोकस करें। 44 जैसे आपको पता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में पेपर बुक से ही आता है, इसमें भी मेरे हिसाब से मैं श्योर हूं इसी में से आएगा। नेक्स्ट क्लास में 44 के एमसीक्यू 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार समझेंगे, फिर एक बार उनको याद करेंगे, और एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। एक ही क्लास में 3 बार करेंगे, याद करा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।